हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग देखें कि आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकालते हैं और आप आगे देखना कि उसका इलास्टिसिटी कैसे कैसे निकालते हैं। आखिर आइसोथर्मल इलास्टिसिटी एडियाबैटिक इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग जानना पड़ेगा इलास्टिसिटी क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, तब तो निकलेगा। तो इलास्टिसिटी सबसे पहले होता क्या है कि इलास्टिसिटी अगर कोई भी मान के चलिए स्ट्रिंग है, अगर उसको खींचते हैं तो वो फिर अपना पोजीशन कंटेन कर लेता है। जैसे रबड़ है, रबड़ को अगर खींचते हैं तो वो फिर अपना पोजीशन कंटेन कर लेता है। तो वो जो खिंचाया उसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। अब इलास्टिसिटी का आखिर इलास्टिसिटी कांस्टेंट चार होता है। सबसे पहले यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसके बाद पॉइजन रेशियो और ऐसे होता है चार। तो इलास्टिक आखिर इलास्टिक कांस्टेंट होता है क्या है। तो इलास्टिक कांस्टेंट का सिंपल फार्मूला है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। मतलब इलास्टिक कांस्टेंट का फार्मूला क्या है, इलास्टिसिटी का फार्मूला स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और स्ट्रेस तो एक प्रकार का प्रेशर ही है, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और स्ट्रेस क्या होता है, एक प्रकार का प्रेशर। और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। और लेकिन यहाँ हमको यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। बट हम लोग जो यहाँ चेंज करते हैं तो यहाँ प्रेशर वॉल्यूम का बात होता है, और वॉल्यूम से जो चेंज होता है वो क्या होता है, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को जनरली के से डिनोटेड करते हैं। बट अभी यहाँ हम लोग इलास्टिसिटी ना पढ़ के हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए के जगह यहाँ हम ई ही जनरल यूज करेंगे। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, पी बाय स्ट्रेन का क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर भी ऊपर जाएगा तो पी भी बाय डेल भी। ये क्या हो जाएगा मेरा, ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी कांस्टेंट। तो अगर यहाँ डेल भी क्या है, अगर इसको हम अगर लिखना चाहें हम तो क्या लिख सकते हैं इसको। अभी यहाँ जो प्रेशर है वो स्मॉल है, तो वॉल्यूम जो है इधर वॉल्यूम रहेगा, यहाँ जो पी है वो स्मॉल प्रेशर है, स्ट्रेस है। और यहाँ जो वॉल्यूम है वो चेंज इन वॉल्यूम कर रहा है, तो कितना कर रहा है, तो डी भी। लेकिन जानते हैं हम लोग कि ये जो वॉल्यूम चेंज होता है वो नेगेटिव साइन में भी होता है, क्या कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है ये। तो ये इलास्टिसिटी का फार्मूला हो गया, इसको याद रखना पड़ेगा, ये यही यूज होगा। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग क्या जानते थे, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग पी भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जानते हैं। अगर ये आइसोथर्मल के लिए बॉयल्स लॉ लागू होता है, बॉयल्स लॉ कहता है कि पी भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब कि इसको जब अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पी को एक बार छोड़ना पड़ेगा और भी का डिफ्रेंशिएट होगा, फिर भी को छोड़ना पड़ेगा, पी का डिफ्रेंशिएट होगा, और कांस्टेंट का तो जीरो होगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको आखिर लाना मेरे को माइनस भी टी बी पाया डी वी। तो कैसे आएगा, तो इसको पहले उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, पी डी वी इज इक्वल टू माइनस भी डी पी। अब यहाँ से अगर हम क्या लाना है हमको, माइनस भी बाय पी डी पी, तो पी इधर ही रहने देते हैं और माइनस भी डी पी और डी भी को इधर ले आते हैं। तो देखो मेरा आ गया ही। तो इसके बराबर मेरा क्या है, इलास्टिसिटी। तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू इलास्टिसिटी का फार्मूला ई। आखिर कुल टोटली यही हो गया, यानी कि डिफिनेशन जो इलास्टिसिटी का होता है तो ये हो गया मेरा। और यहाँ जो हुआ किस प्रोसेस के लिए हुआ, ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हुआ। मतलब जो आइसोथर्मल प्रोसेस का इलास्टिसिटी है वो कुछ नहीं, वो प्रेशर का ही बराबर होता है, जो प्रेशर हम दे रहे हैं उसी के बराबर होता है। और इसको मान लेते हैं 1, ठीक। अब हम लोग एडियाबैटिक इलास्टिसिटी निकालते हैं। तो एडियाबैटिक के लिए क्या जानते हैं हम लोग, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी अगर निकालना है तो उसके लिए क्या जानते हैं, एडियाबैटिक में हम लोग जानते हैं कि कौन सा रिलेशन इसमें लागू होता है। तो इसमें होता है एडियाबैटिक रिलेशन लागू होता है। तो एडियाबैटिक रिलेशन क्या कहता है कि पी भी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। और अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा,
सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पी को बाहर छोड़ना पड़ेगा और भी गामा का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, गामा भी गामा -1 प्लस अगर भी गामा को छोड़ेंगे तो पी का क्या हो जाएगा डी पी, और कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो इसमें पी इधर ही रहने देते हैं, गामा भी गामा -1, और अगर ई टर्म उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भी गामा डी पी। अब ई इसको हम क्या करते हैं भी को वाला टर्म को उधर ले जाते हैं, तो भी वाले टर्म को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पी गामा इज इक्वल टू माइनस भी गामा डी पी बाय भी गामा -1, और अगर भी गामा -1 अगर ऊपर जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भी और गामा और ऊपर जाएगा तो चिन्ह इसका बदल जाएगा डी पी। लेकिन यहाँ डी भी तो होगा, यहाँ डी भी होगा, यहाँ छोड़ गया डी भी और डी भी को भी इधर ही ले आते हैं, तो ये डी भी। अब यहाँ जब पी गामा होगा तो यहाँ डी पी बाई डी भी बचेगा, मतलब कि पी गामा जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस भी डी पी बाई डी भी। अब देखो ई भी तो इलास्टिसिटी का ही फार्मूला है, देखो पहले हम लोग देख चुके हैं कि इलास्टिसिटी बराबर होता है माइनस पी डी पी बाई डी भी, तो ये इलास्टिसिटी का ही टर्म है। तो इलास्टिसिटी अब यहाँ से हम लोग देख लिए कि ये भी इलास्टिसिटी है, लेकिन किसका इलास्टिसिटी है तो ये एडियाबेटिक के लिए निकाल रहे हैं, तो एडियाबेटिक इलास्टिसिटी है। अब एडियाबेटिक इलास्टिसिटी तो क्या हो जाएगा ये एडियाबेटिक इज इक्वल टू पी गामा। अब हम लोग देखते हैं कि अब ये तो एडियाबेटिक इलास्टिसिटी और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी हुआ, लेकिन एग्जाम में जो पूछता है वीव्यू वो पूछता है कि रिलेशन दोनों के बीच डाल देता है, वर्क डन के साथ ही रिलेशन बिटवीन एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। अब इसका रिलेशन निकालने के लिए तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है और एडियाबेटिक इलास्टिसिटी, ये अगर इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 में तो क्या मिल जाएगा मेरा, इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 1 में डिवाइड करेंगे तो देखो इधर पी गामा है और ऊपर यहाँ पर पी है, यहाँ देखो पी है, अगर डिवाइड करेंगे तो ई आ जाएगा और इधर हो जाएगा क्या ई एडियाबेटिक बाय ई आइसोथर्मल। यहाँ से पी और पी कट जाएगा, मतलब जो हो जाएगा कुल टोटली ई एडियाबेटिक और ई आइसोथर्मल इज इक्वल टू गामा, और यही मेरा रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। इस तरह हम लोग देख लें कि जो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी और एडियाबेटिक इलास्टिसिटी क्या होता है, ये सब याद रखना है, आगे यूज होगा बहुत सारा। अब हम लोग देख लिए कि एडियाबेटिक इलास्टिसिटी क्या होता है, अब आगे हम लोग को पढ़ना है स्लोप आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप, आइसोथर्मल स्लोप, एडियाबेटिक स्लोप। तो आगे हम लोग देखते हैं कि स्लोप क्या होता है। अब स्लोप के लिए सबसे पहले चलो हम लोग देखते हैं, स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल के लिए स्लोप। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप का मतलब ही होता है ढलान, और ढलान क्या होता है तो dp बाई डी वी होता है, क्या होता है ढलान dp बाई डी वी। अब उसको हम लोग आइसोथर्मल के लिए फिर वही रिलेशन, मतलब यहाँ पूरा बॉयल्स लॉ का ही चर्चा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, बॉयल्स लॉ पूरा आइसोथर्मल के लिए लागू होगा। कुछ भी निकालना है, वर्क डन भी निकालना था तो देखें हम लोग बॉयल्स लॉ लगाए हैं, इलास्टिसिटी निकालना है तो देख रहे हैं कि बॉयल्स लॉ लगाना पड़ रहा है, स्लोप निकाल रहे हैं तो भी बॉयल्स लॉ, मतलब कुछ भी निकालना है बॉयल्स लॉ से आगे बढ़ जाना है, उसको डिफ्रेंशिएट करके आगे उसको मिल जाएगा। तो हम लोग को पहले स्लोप निकालना है, स्लोप निकालने के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस क्या कहता है कि पी वी इज इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट। अब पी वी जब कांस्टेंट होता है तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा पी को छोड़ के भी का डिफ्रेंशिएट, भी को छोड़ के पी का डिफ्रेंशिएट, ई हो जाएगा 0। अब हम लोग जानते हैं कि स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है dp बाई डी वी, तो यहाँ से हम लोग dp बाई डी वी निकालने का कोशिश करेंगे। अगर dp बाई डी वी निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा dv इधर ही जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वी डी पी, राइट साइड इसको भेज देंगे। अगर dv को फिर राइट साइड भेज दो
तो डी वी को राइट साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस भी डी पी बाई डी वी। अब क्या हमको डी पी बाई डी वी निकालना है, तो मतलब ये वॉल्यूम जो है इधर लाना पड़ेगा लेफ्ट साइड। तो क्या करते हैं डी पी बाई डी वी को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद प्रेशर बाय वॉल्यूम क्या नेगेटिव साइन में आ जाएगा। मतलब जो ई आया मेरा पहला इक्वेशन वो क्या आया, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्लोप आ गया। अब हमको एडियाबेटिक स्लोप निकालना है, तो एडियाबेटिक स्लोप निकालने के लिए क्या होगा, ये भी आप लोग जान ही रहे हैं कि क्या करना पड़ेगा। सो एडियाबेटिक स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले एडियाबेटिक रिलेशन लेना पड़ेगा। एडियाबेटिक रिलेशन क्या कहता है कि पी वी गामा जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर पी वी गामा कांस्टेंट होता है तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, पी को छोड़ना पड़ेगा, भी गामा का डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो भी गामा का क्या होगा, भी गामा माइनस वन, और गामा तो बाहर चल जाएगा, और भी का फिर डिफ्रेंशिएट होगा भी का डी वी प्लस यहाँ भी के पावर गामा छूटेगा, और फिर पी का डिफ्रेंशिएट होगा और कांस्टेंट का 0। अब यहाँ से हम लोग निकालना है क्या, डी पी बाई डी वी निकालना है। तो एक इसको उधर ले जाते हैं, राइट साइड भेज देते हैं, इस टर्म को राइट साइड भेज देते हैं। तो क्या आ जाएगा पी गामा वी गामा माइनस वन डी वी इज इक्वल टू, इसको राइट साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वी गामा डी पी। अब क्या करते हैं, हमको डी पी बाई डी वी निकालना है, तो इसको इधर ले आते हैं, वी के पावर गामा टर्म को इधर ले जाते हैं और वी को उधर ले जाते हैं। एक काम करते हैं, पहले वी को उधर ले जाते हैं, तो पी गामा वी गामा माइनस वन डी वी इज इक्वल टू, अगर भी को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस भी गामा डी पी बाई डी वी। अब डी पी बाई डी वी निकालना है हमको, तो डी पी बाई डी वी क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी वी पी गामा भी गामा माइनस वन डी वी तो उधर चल गया, तो फिर यहाँ डी वी तो बचेगा नहीं, यहाँ डी वी नहीं रहेगा, तो यहाँ डी वी कहाँ से आ जाएगा, यानी पी गामा भी गामा माइनस वन बाय यहाँ से आएगा क्या भी गामा विथ नेगेटिव साइन। अब इसको हम निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, भी गामा ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा पी गामा भी गामा माइनस वन माइनस गामा, गामा गामा कट जाएगा, ये गामा और ये गामा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा डी पी बाई डी वी, लेकिन नेगेटिव साइन भी था, नेगेटिव साइन तो बच ले रहेगा, यानी माइनस पी गामा भी के पावर माइनस वन बच जाएगा। अब अगर भी के पावर माइनस वन को अगर नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस पी गामा बाई वी, यानी ई जो स्लोप निकला वो किसके लिए निकला, एडियाबेटिक के लिए निकला, और ई जो स्लोप जो पहले मेरा निकला था ये स्लोप वो किसके लिए निकला था, तो आइसोथर्मल के लिए निकला था। अब ये दोनों के बीच हमको रिलेशन देखना है, तो ये दोनों के बीच रिलेशन कैसे क्या होगा, तो देखिए अगर इस दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो स्लोप जो होगा स्लोप ऑफ एडियाबेटिक मतलब डी पी बाई डी वी आइसोथर्मल का लिए, और बाय जो करेंगे हम लोग डी पी बाई डी वी एडियाबेटिक के लिए, वो कितना हो जाएगा, उधर होगा माइनस पी बाई वी था बाय माइनस पी बाय गामा बाय वी। अब यहाँ से देखो भी से भी कट गया, पी से पी कट गया, ई ख़त्म हो गया, टाटा बाबा हो गया सब, यानी कि हो जाएगा जो स्लोप है ये स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस थर्मल प्रोसेस वो किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 1 बाय गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर ये गामा को अगर इधर ले जाएंगे तो ये स्लोप, अगर गामा को मान के चलिए यहाँ नहीं रखें यहाँ रहेगा, तो ये गामा यहाँ से हट के यहाँ जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या समझ रहे हैं हम लोग, इसका मतलब हो रहा है कि जो स्लोप है मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस का उसका जो कर्व होगा वो गामा टाइम्स होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस का जो स्लोप होगा वो आइसोथर्मल प्रोसेस का गामा टाइम्स होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो एडियाबेटिक कर्व होगा, एडियाबेटिक कर्व वो ज़्यादा होगा, स्टीपर ज़्यादा स्लोप होगा किसका, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, मतलब आइसोथर्मल से ही ज़्यादा स्लोप में होगा। इसलिए कहा कि इसमें गामा टाइम्स जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तब उसका स्लोप जो है एडियाबेटिक स्लोप के बराबर आ रहा है। तो इसका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या आएगा, ग्राफिकल यहाँ कर देते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर यहाँ मान के चलिए कि इधर प्रेशर है और इधर वॉल्यूम है, इधर प्रेशर और इधर वॉल्यूम है, मान के चलिए इस साइड प्रेशर है और इस साइड वॉल्यूम, तो क्या होगा, ग्राफ ही नहीं दिख रहा है यार, अब दिख रहा है। इधर प्रेशर इधर वॉल्यूम है, क्या होगा, जो आइसोथर्मल के लिए होता है सो स्लोप देखो, इसका स्लोप जो है सो ज़्यादा स्टीपर हो रहा है, ज़्यादा स्लोप हो रहा है। जो यहाँ हम लोग रिजल्ट देखे हैं कि स्लोप ऑफ जो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा वो गामा टाइम्स होगा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप ज़्यादा होगा और आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप कम होगा। और ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि पीवी डायग्राम में कि आइसोथर्मल प्रोसेस का जो कर्व होता है वो लगभग हॉरिजॉन्टल रहता है, हॉरिजॉन्टल कर्व, और जो एडियाबेटिक का लगभग वर्टिकल, मतलब ये ज़्यादा स्लोप हो गया। यहाँ हम लोग प्रूफ भी कर लिए कि आखिर होता क्यों है। और इसके आगे हम लोग लगभग छोटा मोटा जो टर्म था वो कंप्लीट होने वाला है। यहाँ लिख देना है कि आइसोथर्मल का लिए ये है और ये कर्व किसके लिए है, एडियाबेटिक के लिए, एडियाबेटिक कर्व के लिए है। अब सर इसके लिए अब आगे हम लोग का पढ़ना है, हम लोग तो देख लेंगे स्लोप तक। अब आगे हम लोग का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो उसके पहले हम लोग जा रहे हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं क्या होता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए पहले हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म देख चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता था कि जो जितना हीट दिए, जितना इंटरनल एनर्जी हुआ और वर्क डन हुआ, एनर्जी का ट्रांसमिशन होता था। एनर्जी मतलब कांस्टेंट रहता था, कंजर्व रहता था, ये बेस्ट था एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ। अब इसमें जो है इसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो फिजिकल आइडिया देता है वो 3 आइडिया कंटेन करता है। हम लोग देखे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है सो हीट और इंटरनल एनर्जी वर्क डन एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन से होता है। अब इसके पहले हम लोग देखें कि हीट क्या होता है। सबसे पहले इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देता है कि हीट जो है सो हीट भी एक प्रकार का एनर्जी है, एक प्रकार का एनर्जी है जो ट्रांजिट रहता है, मतलब जो फ्लो करता है उसी को हीट कहते हैं, एक प्रकार का ट्रांजिट है। मतलब हीट इज ये फॉर्म ऑफ एनर्जी या एक एनर्जी का प्रकार है, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांजिट, जो क्या रहता है इन ट्रांजिट, जो फ्लो करता है उसी को हम हीट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है वो किस पे कंजर्व रहता है, कौन सा कंजर्वेशन लगता है, तो एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगता है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये दूसरा जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है तो इसका तीन ही मेन आइडियाज है। पहला हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांजिट, और दूसरा एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी जो है कंजर्व रहता है, एनर्जी इज कंजर्व इन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में एनर्जी जो है कंजर्व रहता है, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। और ये वो लास्ट आइडिया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितना भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम स्टेट को वो चाहना चाहता है, जो उसका इंटरनल एनर्जी है, जो उसका फंक्शन रहता है उसका स्टेट पर ही सिर्फ निर्भर करता है। लिख लेते हैं उसको कॉपी में,
every thermodynamical system मतलब सारा थर्मोडायनेमिकल सिस्टम जो है इन ये इक्विलिब्रियम स्टेट, वो जो है इक्विलिब्रियम स्टेट को प्रोसेस करता है, इक्विलिब्रियम स्टेट को पर पहुंचना चाहता है। इक्विलिब्रियम स्टेट प्रोसेस इंटरनल एनर्जी को वो खर्च करके जो मतलब थर्मोडायनेमिकल सिस्टम पर वो जो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो प्रोसेस इंटरनल एनर्जी को प्रोसेस करता है, वो खर्च करता है। विच चीज़ फंक्शन, जो फंक्शन रहता है किसका, सिर्फ उस इक्विलिब्रियम स्टेट का ही सिर्फ फंक्शन रहता है एनर्जी, विच इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेट ओनली।